जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चलेगा हमारा अविकारी शब्द निपात। अविकारी शब्द के 4 भेद हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां जो भेद है दोस्तों वो है निपात। अविकारी शब्द निपात। निपात की अव्यय के साथ क्या समानता है और क्या इनमें आपस में डिफरेंस, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। निपात शब्द अव्यय निपात शब्द अव्यय शब्दों की तरह किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। दूसरा, निपात अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। निपात अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। निपात का प्रयोग वाक्य में बल प्रदान करने, विशेषता। निपात का प्रयोग वाक्य में बल प्रदान करने अर्थात विशेषता लाने। निपात का प्रयोग वाक्य में बल प्रदान करने अर्थात विशेषता लाने के लिए किया जाता है। निपात के प्रयोग से वाक्य में प्रभाव उत्पन्न होता है। निपात का प्रयोग अव्यय की तरह काल स्थान। निपात का प्रयोग अव्यय की तरह काल स्थान परिमाण रीति। निपात का प्रयोग अव्यय की तरह काल स्थान परिमाण रीति समुच्चय
समुच्चय विषम्य निपात का प्रयोग अव्यय की तरह काल स्थान परिमाण रीति समुच्चय विषम्य बोधक के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इनका प्रयोग केवल प्रभाव लाने के लिए किया जाता है। जैसे तो भी तक नैना नहीं मत मना करना, तो भी तक नैना नहीं मत मना करना, निषेध हानिकारक वर्जित साथ श्वेत खुद केवल मात्र सिर्फ तकरीबन लगभग आदि। ये सारे के सारे अविकारी शब्द हैं और इन्हीं को हम यहाँ पे निपात कह रहे हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जो किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तमाम वे अविकारी शब्द हैं जो किसी भी लिंग में वचन में काल में कारक में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनसे अव्यय शब्दों का अंतर ये है कि यहाँ पर ये इनमें से किसी का भी प्रयोग न तो हम काल समय को बताने के लिए करते हैं, न स्थान को बताने के लिए, न परिमाण क्वांटिटी को बताने के लिए, रीति समुच्चय और विषम्य के लिए इनका प्रयोग नहीं होता है। अव्यय का प्रयोग जो हम करते हैं जी, चलो तो आपको ये ध्यान रखना, यहाँ सारे टॉपिक सीक्वेंस में चल रहे हैं, सारे टॉपिक आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो आनंद ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ने लगोगे, ठीक है। आप सीक्वेंस में चलो, अपने आप सारी की सारी ये क्लासें जी, यहाँ सारी क्लासें लाइव चलती हैं, ठीक है। रोज आके बच्चों की तरह, कोई प्राइमरी स्कूल में नहीं होता है टीचर पहले जाके लिखेगा डेट तिथि बताइए जी आज क्या है, तो यहाँ रोज तिथि नहीं लिखेंगे। तो इनको समझने की कोशिश करो कि निपात का प्रयोग अव्यय की तरह काल स्थान परिमाण रीति समुच्चय विषम्य बोधक के लिए नहीं किया जाता, जबकि अव्यय का किया जाता है। और यही दोनों में अंतर है, ठीक है। यही दोनों में क्या है, अंतर है। ये भी अविकारी है और जो कल आपने पढ़े वे भी सारे अविकारी थे। इन अविकारी और उन अविकारी में अंतर क्या है, उनको हम अव्यय कह रहे हैं, इनको हम निपात कह रहे हैं। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, तो यहां पर इन शब्दों का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में या जिस शब्द के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं उनमें प्रभाव उत्पन्न करने के लिए
हम इनका प्रयोग करते हैं। कई बार स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि निपात की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, अविकारी शब्दों की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो निपात शब्द अव्यय शब्दों की तरह किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। निपात अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। निपात का प्रयोग वाक्य में बल प्रदान करने अर्थात विशेषता लाने, एक तो विशेषता लाने के लिए हम प्रयोग करते हैं अलंकार का, और दूसरा प्रयोग करते हैं निपात का। दो ऐसे टॉपिक हैं हिंदी के अंदर जिनका काम ही सेंटेंस में विशेषता लाने का है, बल प्रदान करने का है। वहां भी हम शब्द और उसके अर्थ के द्वारा अलंकार के अंदर विशेषता लाते हैं, और यहाँ भी प्यारे दोस्तों हम जो विशेषता ला रहे हैं वो निपात शब्दों के माध्यम से ला रहे हैं। इसके बाद निपात के प्रयोग से वाक्य में प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रभाव उत्पन्न कैसे होगा, जैसे हम यहाँ सेंटेंस ले लेते हैं और इन सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। ठीक है, चलो जी। बहुत सारे बच्चों को तो अभी बहुत सारी परेशानियां हैं कि आज मैं लिख ही देता हूँ प्राइमरी के बच्चों की तरह। आज जो तिथि है वो 8 है, 8वां महीना चल रहा है, 2023 चल रहा है, और अभी सुबह के 11 बजे, 11:17, 11:17 हुए हैं। इसको सुबह को जो है सवेरा भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको प्रातः भी कहते हैं। बहुत सारे हैं जो सुबह सवेरा प्रातः को नहीं जानते। अब जिनकी खुजली खत्म हो गई हो वो अब पढ़ाई कर लो। ठीक है। दिक्कत ये है कि भगवान ने आपको एक ऐसा नाक दे दिया है जिससे आप सूंघ सूंघ कर ठीक है ये बता देते हो कि ये क्लास लाइव चल रही है या रिकॉर्डिंग चल रही है। आपको ध्यान रखना, कैरियरविल बैच पर, कैरियरविल ऐप पर जितने भी बैच आते हैं जो लाइव है उनमें कभी रिकॉर्डिंग क्लास कोई होती ही नहीं है, सारी की सारी वो लाइव ही चलती है। और जब रिकॉर्डिंग देते हैं तो इस कंडीशन में देते हैं जब बच्चों की डिमांड होती है, सर जी हम लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे कि आप अपना रिकॉर्डिंग बैच लेके आओ। तो वीओडी जो बैच होता है वो बच्चों के डिमांड पे होता है। और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि साथ के साथ जब एग्जाम डेट नजदीक आ जाए अचानक, ठीक, और सिलेबस में हमें लगे कि थोड़ा सा अभी फास्ट चलना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में भी हम कई बार कुछ रिकॉर्डिंग क्लासें आपको दे देते हैं, लेकिन उसको लाइव भी पढ़ाते हैं। तो ये काम कंप्लीट हो गया हो तो अब थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दे लो। यहाँ पे क्या है हमारे निपात शब्द, और निपात का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मैं भी यह काम कर सकता हूं। तो मैं भी यह काम कर सकता हूं, इसमें बताना है निपात शब्द क्या है और प्रभाव कैसे आ गया, बल कैसे आ गया सेंटेंस में। ठीक है। आप देर तक पढ़ा करो, आप देर तक पढ़ा करो। तीसरा, मेरे साथ कौन कौन लिख पा रहा है। शोर मत करो, शोर मत करो। के बाद आज क्लास में लगभग 4 बच्चे अनुपस्थित थे। तकरीबन 3 बजे मैच शुरू
वो हो जाएगा। अपना काम स्वयं करो। पानी स्वतः बह जाएगा। तो ये 8 सेंटेंस है दोस्तों। आपको ये पहचानना है कि यहाँ पे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द हमने निपात के रूप में प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द हैं जो निपात के रूप में प्रयोग हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो, भी, तक, न, ना, नहीं, मत, मना करना, निषेध, हानिकारक, वर्जित, साथ, स्वयं। आप इनको किसी लिंग वचन काल कारक में बदल ही नहीं सकते। केवल को आप केवले या केवली नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मात्र को आप मात्रे या मात्रा नहीं बना सकते हैं। तकरीबन को तकरीबने नहीं बना सकते। लगभग को लगभग या लगभगी नहीं बना सकते। यहाँ स्वयं को स्वतः को आप स्वते या स्वयं नहीं बना सकते। इसीलिए ये सारे के सारे क्या कहलाए आपके अविकारी शब्द। और अविकारी में भी क्या कहलाए ये निपात शब्द। इनमें भी कोई ऐसा शब्द नहीं है जो यहाँ पे काल, स्थान, परिमाण, रीति, समुच्चय या विषम्य का ज्ञान कराए। इनका प्रयोग केवल और केवल एक ही कंडीशन में हो रहा है, और वो हो रहा है इनका प्रयोग प्यारे दोस्तों प्रभाव लाने के लिए। प्रभाव कैसे लाते हैं? अगर मैं कहूं कि मैं यह काम कर सकता हूं तो ये अपने आप में साधारण सिंपल बात हुई। लेकिन मैं भी यह काम कर सकता हूं, हमने भी का प्रयोग कर लिया तो प्रभाव आ गया। आप देर तक पढ़ा करो तो तक निपात है। मेरे साथ कौन कौन लिख पा रहा है? यहाँ 7 निपात है। शोर मत करो, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है तो मत, मना, सब ये निपात है। आज क्लास में लगभग 4 बच्चे अनुपस्थित थे तो यहाँ पर लगभग जो है ये क्या है? निपात है। तकरीबन 3 बजे मैच शुरू हो जाएगा तो तकरीबन निपात शब्द है। आप अपना काम स्वयं करो, अपना काम करो और अपना काम स्वयं करो, दोनों में अंतर है। क्योंकि स्वयं ने यहाँ प्रभाव उत्पन्न कर दिया। पानी बह जाएगा और पानी स्वतः बह जाएगा तो ये अपने आप में प्यारे दोस्तों क्या कहलाया यहाँ पे? ये स्वतः, स्वयं, तकरीबन, लगभग, मत, साथ, ये सारे के सारे आपके निपात शब्द हैं। वो सेंटेंस दे के पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य के अंदर निपात का प्रयोग हुआ है और किस वाक्य के अंदर निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन निपात से संबंधित है, कौन सी निपात से संबंधित नहीं है। तो फिर आपको ये प्रयोग करनी पड़ेंगी तमाम 5 कंडीशन कि निपात शब्द अव्यय शब्दों की तरह किसी लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित नहीं होते। ये अव्यय के साथ इनकी समानता है। डिफरेंट ये है कि अव्यय का काम काल, स्थान, परिमाण, रीति, समुच्चय, विषम्य को बताने के लिए होता है, जबकि निपात का काम केवल प्रभाव लाने के लिए होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना, निपात भी अव्यय की तरह अविकारी शब्द है। निपात का प्रयोग वाक्य में बल प्रदान करने, विशेषता लाने के लिए, या कहेंगे निपात का प्रयोग वाक्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए होता है। यही इनका अव्यय से असमानता या फिर भिन्नता है। अगर निपात आपको समझ में आ गए तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और इसके अलावा कुछ और सेंटेंस देखिए जो पूछे जाते हैं। यहाँ गाड़ी खड़ी करना, गाड़ी खड़ी करना मना है। आपसे पूछेगा निपात शब्द बताइए इसमें क्या है। दूसरा, यहाँ से प्रवेश निषेध है। यहाँ शराब पीना वर्जित है। अध्यापक घर पर नहीं है।
न खुद सोया न मुझे सोने दिया, न मुझे सोने दिया। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ न का प्रयोग, नहीं का प्रयोग, वर्जित, निषेध और मना करने, ये सारे के सारे हमने यहाँ निपात के रूप में प्रयोग किए। अगर यहाँ तक चीजें सभी स्टूडेंट को क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि जो अभिकारी शब्द हैं जिसको हम अव्यय कह रहे हैं वो वाला टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। तो प्यारे दोस्तों, आपने अब तक इसके अंतर्गत जो अविकारी शब्द अव्यय के बारे में आपने पढ़ा है, अविकारी शब्द, अविकारी या अव्यय के भेद, मूल भेद 4 होते हैं, प्रयोग हम 5 का भी कर रहे हैं। तो इसमें से आपने पिछली क्लास में और ये मिला के ये कंप्लीट कर लिया टॉपिक। एक होता है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है हमारा संबंध बोधक अव्यय। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां अव्यय निपात से प्रश्न ना हो। संबंध बोधक अव्यय। और तीसरा आपने कल कंप्लीट किया समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और इसके बाद 5वां आपने कंप्लीट किया विषम्य बोधक, विषम्य बोधक, विषम्य बोधक अव्यय। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आज जो आपने पढ़ा वो था निपात अव्यय, जो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय का 5वां भेद है। इसमें आपको ध्यान रखना है जो क्रिया के साथ आए, क्रिया के साथ जिन अविकारी शब्द का प्रयोग हो, जिनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ हो, संज्ञा सर्वनाम के साथ जिनका प्रयोग हो, संबंध बोधक, जो जोड़ने का काम करे, जो जोड़ने का काम करे वो क्या कहलाता है। और जहाँ विषम्य बोधक चिन्ह मनोविकार आ जाए, मनोविकार मनोभाव आ जाए, मनोविकारों को जो प्रकट करे, वो प्रकट करे वो क्या कहलाता है, विषम्य बोधक। और जो प्रभाव लाए, प्रभाव या विशेषता, विशेषता प्रदान करे, वे अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे निपात। तो इनकी एक छोटी छोटी सी चीजों में हम इन सब चीजों का जो है रिवीजन भी कर पाते हैं कि ये सारे के सारे अविकारी अव्यय होते हैं, लेकिन जो क्रिया के साथ आएंगे वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे, जो संज्ञा सर्वनाम के साथ आएंगे वो संबंध बोधक कहलाएंगे, जो जोड़ने का काम करेंगे अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाएंगे, जो विषम्य बोधक चिन्ह अर्थात मनोविकार मनोभाव को प्रकट करेंगे विषम्य बोधक अव्यय कहलाएंगे, जो प्रभाव या विशेषता प्रदान करेंगे सेंटेंस पे आने पर वो आपके निपात अव्यय कहलाएंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो वे सारे स्टूडेंट अपना डाउट क्लियर करें। और उसके बाद जो हम यहाँ नया टॉपिक लेंगे वो दूसरा टॉपिक है प्यारे दोस्तों हमारा शब्द का एक अलग भेद, क्योंकि आपने यहाँ शब्द के भेदों वाला टॉपिक हमने शुरू किया और उसी के अंतर्गत आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है शब्द के भेद, शब्द के मूल भेद दोस्तों 4 होते हैं और उनमें से जो एक भेद है हमारा वो जो आज हमें शुरू करना है वो है स्रोत, वो है स्रोत, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, स्रोत उत्पत्ति व्युत्पत्ति और उद्गम, उद्गम
उद्भव, स्रोत, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर, स्रोत, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर, उद्भव के आधार पर और शब्द के भेद, और ये भेद होते हैं कुल 5। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं तो राइट आंसर 4। इनमें से एक आता है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा आता है हमारा तद्भव शब्द, तीसरा आता है हमारा देशी शब्द, और चौथा आता है हमारा विदेशी शब्द। चौथा क्या है? विदेशी शब्द। और पांचवा आता है हमारा संकर शब्द। संकर शब्दों को उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेदों के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता है। तो जब भी आपसे ये पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो आपका राइट आंसर जो होगा प्यारे दोस्तों वो होगा 4, क्योंकि इन चारों में जो संकर शब्द है उनको छोड़ के बाकी सब आ जाते हैं। इसके अंदर तत्सम भी आएगा, इसके अंदर तद्भव भी आएगा, इसके अंदर देशी शब्द भी आएगा, और इसके अंदर विदेशी शब्द भी आएगा। तो ये हैं आपके उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे कौन सा शब्द के भेदों के अंतर्गत नहीं आता, तो आप कहोगे ये संकर। कौन सा शब्द? संकर जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके के ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब जो आपने पढ़ा वो भी सारे शब्दों के भेद में थे, यानी कि जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि जो भी हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं उन सेंटेंसों में कुछ शब्द विकारी होते हैं जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द का हम प्रयोग करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अविकारी है जिनको हम अव्यय और निपात कहते हैं। इसके अलावा उन्हीं सेंटेंसों में कुछ शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशी होते हैं, विदेशी होते हैं, तो कुछ शब्द संकर होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे शब्दों के भेदों के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि शब्दों के भेदों के अंतर्गत जो तत्सम शब्द आए हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको कहते हैं हम संस्कृत के शब्द। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के जो शब्द हैं वो हमारे तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के जो शब्द हैं वो तत्सम है। दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों? जो तत्सम से उत्पन्न हुए हैं हिंदी के जो शब्द हैं, हिंदी के शब्द हमारे क्या हैं? तद्भव है। इसके बाद में इन्हीं को हम देशज्य शब्द भी कहते हैं, जो देश में जन्म लिए हैं, और इनको हम विदेशज्य शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज्य शब्द, जो विदेश में जन्म लिए, और इन्हीं को हम दो अलग अलग भाषाओं के शब्द भी कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द। तो दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं हमारे संकर शब्द, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो संस्कृत के शब्द हैं ये आपको ध्यान रखना है, जिनको हम संस्कृत के शब्द कह रहे हैं, ये अपने आप में जो वैदिक और लौकिक संस्कृत के शब्द हैं, जब उनको उठा के हम हिंदी में सेम प्रयोग कर रहे हैं, वैदिक और लौकिक, वैदिक व लौकिक संस्कृत, संस्कृत के दो रूप थे, उनको जब सेम उठा के हम प्रयोग कर रहे हैं, वैदिक वाले वे होते हैं जो मंत्रों में आए थे सबसे पहले। कौन से थे? जो मंत्रों में प्रयुक्त हुए थे।
और लौकिक वाले वो थे जो हम इस लोक में प्रयोग कर रहे थे। तो मंत्र मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है। ठीक है। और इस लोक तमेव माता च तमेव पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, तो ये क्या है, इस लोक है। तो संस्कृत के जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के अंदर जिन शब्दों को हम प्रयोग कर रहे थे उनको सेम उठाया और हमने हिंदी के अंदर रख दिया। उन्हीं शब्दों को सेम उठा के हमने क्या कर दिया, हिंदी के अंदर रख दिया। वो सारे के सारे हिंदी में आके तत्सम कहलाए। लेकिन इन तत्सम शब्दों से जो हमने उत्पन्न किए, तो वो जो तत्सम से उत्पन्न हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम से उत्पन्न शब्द, वो सारे के सारे कहलाते हैं तद्भव। जैसे अग्नि से हमने आग उत्पन्न कर लिया, तो वो सारे के सारे क्या कहलाए, हमारे तद्भव शब्द कहलाए। और जो बोली उपबोली के शब्द थे, जो बोली के शब्द थे, बोल जैसे भोजपुरी है, अवधी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रज भाषा है। बोली और उपबोली के शब्द जैसे हरियाणवी एक बोली है और हरियाणवी के अंदर दो उपबोली है, एक जाटू एक बांगरू। तो वे जाटू और बांगरू के जो शब्द हैं वो देशज्य शब्द है। जो बोली के शब्द हैं वो सारे के सारे देशी अर्थात देशज्य शब्द है। विदेशी शब्दों को हम यहाँ आगत शब्द भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, आगत शब्द भी कहते हैं। और इनके अंदर हम जिन शब्दों को प्रयोग में लाते हैं वो शब्द हमारे होते हैं अंग्रेजी के, अरबी के, फारसी के, उर्दू के। उर्दू, अंग्रेजी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली। तो जो भी ये बाहर की जो भाषाएं हैं जो दूसरे देश से आई हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है ये सारे सारे शब्द हमारे विदेशी होंगे, चाहे इसमें चाइनीज हो या जापानी। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जो हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने एक शब्द ले लिया रेल, ये अंग्रेजी का है, और एक ले लिया गाड़ी, ये हिंदी का है। तो ये अंग्रेजी और हिंदी से मिलके बने, इसीलिए संकर कहलाए, क्योंकि इनमें हम दो अलग अलग भाषाओं के शब्द प्रयोग करते हैं। क्लियर, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अब मुद्दा ये था कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे थे वो भी शब्द के भेदों के अंतर्गत थे, ये भी शब्दों के भेदों के अंतर्गत थे। लेकिन जब आपसे वो पूछा जाए, शब्द देके कोई भी शब्द दे दिया कि ये पूछ रहा है आपसे कि बताइए संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है या निपात है, तो उस समय वो विकार परिवर्तन के आधार पे शब्द को भेदों की बात करता है। और जब कोई शब्द दे के वो पूछे आपसे तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है, संकर है, तो उस समय वो स्रोत, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पे शब्द के भेदों की बात करता है। क्लियर। अब ये अपने आप में बहुत सारे शब्द हैं। इसके अलावा फिर विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, वो अर्थ व प्रयोग के आधार पे शब्द का भेद है। और इसके बाद में फिर रचना बनावट के आधार पे जो शब्द के भेद हैं वो है आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो कुल मिला के इन सब शब्दों के माध्यम से ही जो आपने अभी कंप्लीट पढ़े और जो आगे आप पढ़ोगे, इन सब के माध्यम से ही हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, आपस में बातचीत कर पाते हैं, सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। अब उसको इनमें से जब भी पूछना होगा तो वो ऑप्शन भी फिर उसी तरह के लेंगे। मान के चलो उसने एक शब्द दे दिया लड़का, अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, अव्यय निपात है। या फिर वो पूछेगा लड़का दे के तत्सम है, तद्भव है, देशी है कि विदेशी है कि संकर है। तो मैं उस क्वेश्चंस की वैरायटी को बताना चाह रहा हूं कि ये सारे ही हम जो है शब्दों के रूप में पढ़ रहे हैं। जब वो ये देगा तो आपको इसके अनुसार आंसर देना है। जब वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया देगा तो आपको उसके अनुसार देना है। जब वो आपको विकारी और अविकारी पूछेगा तब आपको उसके अनुसार देना है कि वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो अपने आप में हमारा क्या है, संकर शब्द है। क्लियर। तो जब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने हैं, तो 6 ऑप्शन में 5 ही क्यों ना हो तो भी राइट आंसर 4 ही होगा, क्योंकि तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी ये उत्पन्न हुए हैं
जो संकर शब्द है वो तो ऑलरेडी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द थे ही, वो तो पहले उत्पन्न हो चुके हैं। ये अंग्रेजी में हो चुका है, ये हिंदी में हो चुका है। इसलिए संकर शब्दों को उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। लेकिन जब वहां पर ऑप्शन 5 और 4 दोनों और आपसे इस शब्द का प्रयोग करें कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद बताइए क्या है, तो ये सारे आपके उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ दूसरा यहाँ पर एक और आपका है, वो है रचना के आधार पे, बनावट के आधार पे शब्द का भेद। क्या है? रचना, बनावट, रचना बनावट, संरचना, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के भेद। तो ये भेदों वाले प्रश्न आप कंप्लीट करो पहले, ठीक है? तभी हम एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जो इस पे डिपेंड है। तो ये अपने आप में हमारा एक अलग भेद हो गया शब्द का, जिसके अंदर एक आता है हमारे रूढ़ शब्द। क्या आते हैं? रूढ़ शब्द। और दूसरे आते हैं प्यारे दोस्तों यौगिक शब्द। कौन से आते हैं? यौगिक शब्द। और तीसरे आते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। क्या आते हैं? योग रूढ़ शब्द। तो ये तीन भेद किसके होते हैं? ये जो तीन भेद की हमने चर्चा की, जिसको हम रचना कह रहे हैं, उसी को बनावट कहते हैं, उसी को संरचना कहते हैं, उसी को आकृति भी कहते हैं। तो यानी कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, जब वो शब्द देगा, मान के चलो कोई भी शब्द उसने दे दिया, यहाँ पे सुंदर शब्द दे दिया उसने, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, या पूछ रही है उसने संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी, वो उसकी मर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब वो रचना बनावट की बात करता है तो ऑप्शन आपको रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ मिलेंगे। जब वो बात करता है उत्पत्ति उद्गम के आधार पे तो तत्सम, तद्भव आपको मिलेंगे। और जब वो विकारी अविकारी की बात करता है तब आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द मिलेंगे। तो इसके अलावा एक भेद आपका दो ये हो गए, एक की हम विकारी अविकारी की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में एक चौथा भेद जो लास्ट भेद है वो है प्रयोग अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। प्रयोग अर्थ के आधार पर, प्रयोग अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। और वो भेद होते हैं दोस्तों हमारे चार। कौन से भेद होंगे वो चार? इनमें से एक भेद होता है हमारा विलोम शब्द, जिसको विपरीत अर्थी कहते हैं या विरुद्धार्थक। दूसरा होता है हमारा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। तीसरा होता है प्यारे दोस्तों एक आर्थी शब्द, एक आर्थी शब्द। और इसके बाद ये होता है अनेक आर्थी शब्द। क्या होता है? अनेक आर्थी शब्द। जिस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा संधि पर डिपेंड है। जब तक संधि समझ में ना आए तब तक ये नहीं समझ में आ सकता। ये पूरा का पूरा टॉपिक संधि पे। बहुत सारे बच्चे 100, 150, 400 इनको क्या करते हैं? रट लेते हैं। तो आपको बिना संधि पढ़े इसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि संधि आपको इसका शाब्दिक अर्थ भी बताएगी, संधि आपको इसमें उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान भी कराएगी, संधि आपकी सही वर्तनी भी बताएगी, और संधि आपको ये भी बताएगी कि आखिरकार उसमें दो शब्द कौन से हैं और उसको कहाँ से अलग कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक किस पे डिपेंड है? संधि वाले टॉपिक पे। बहुत सारे बच्चे इसका रट्टा मारते हैं। और ये जो जिनकी चर्चा में करने वाला हूं, ये सारे के सारे टॉपिक डिपेंड हैं हमारे बोली और उपबोली पे। तो यहाँ पहले हमें बोली और उपबोली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इन सब को तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर को कर पाएंगे। अदरवाइज इनमें भी आप रट्टा मारोगे जैसे हमेशा चीजों को रटते आए। तो जो टॉपिक जिस टॉपिक पर डिपेंड है उसका उसी सीक्वेंस में लेके हम यहाँ काम करते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि मैं आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ समझा पाऊं।
मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं आपको तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी और संकर पढ़ा पाऊं, क्योंकि संकर में भी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। तो पहले हमें यहाँ भाषा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वो है हमारा पहला ही टॉपिक, उसका नाम है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो क्या टॉपिक है हमारा? हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, ये वाला जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों आप ये तमाम चीजें पढ़ोगे। हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी का उद्भव, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे लिपि के बारे में पढ़ेंगे, भाषा परिवार के बारे में पढ़ेंगे, भाषा परिवार के बारे में। इसके बाद हम उपभाषा के बारे में पढ़ेंगे, विभाषा के बारे में पढ़ेंगे, राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ेंगे, मातृभाषा के बारे में। ये सारे के सारे इसके क्या हैं? सब टॉपिक हैं। इसके बाद आप यहाँ पे बोली और उपबोली के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद भारतीय संविधान में हिंदी, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी। मुझे उधर तो वेदों वाले प्रश्न कराने थे, और इस टॉपिक को पढ़ते हुए आपके जहन में ये होने चाहिए कि आप ये जो करोड़ों शब्द हैं तत्सम, इनको कैसे पहचानोगे। ये जो तद्भव शब्द है 10 लाख से ऊपर, इनको कैसे पहचानोगे। 5 लाख से ज्यादा देशी शब्द हैं, ठीक है, 7 लाख विदेशी शब्द हैं, और अपने आप में प्यारे दोस्तों करीब 6000 के आसपास जो संकर शब्द हैं, उनको कैसे पहचान पाओगे। क्या वो इस तरीके से जो हमेशा पढ़ते आए हो, अग्नि को आग कहते हैं, सूर्य को सूरज कहते हैं, ठीक है, कार्य को काज कहते हैं, वो तो तरीका है नहीं। तो पहले आपको इनको समझने के लिए आपको इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, और जैसे ये टॉपिक आपका क्लियर होगा तो ये मान लेना कि वे बाकी की चीज भी आपकी ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएगी कंडीशन के आधार पर। तो यहाँ पे क्या है? लिपि है। यहाँ पे क्या है? लिपि। लिपि किसे कह रहे हैं? लिखने का ढंग, लिखने का ढंग क्या कहलाती है? लिपि। लिखने का ढंग लिपि, ठीक है। लिखने का ढंग क्या कहलाती है? लिखने का ढंग, लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखने का ढंग क्या है? लिपि कहलाती है। इसके बाद में एक लिपि होती है हमारी ब्राह्मी लिपि। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है, ये दुनिया की सबसे पुरानी लिपि है, संसार की सबसे प्राचीन लिपि, संसार की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देवनागरी लिपि की जननी है, देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि की जननी है। तीसरी खासियत है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से
बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, सभी लिपियों की जननी कहलाती है। सभी लिपियों की, सभी लिपियों को, सभी लिपियों को विकसित करने में, सभी लिपियों को विकसित करने में इसका योगदान माना गया है। किसका? ब्राह्मी लिपि का। तो आपको ध्यान रखना है, लिपि का जो सबसे पहले ज्ञान हुआ वो भारतीयों को हुआ, इसलिए सबसे प्राचीन लिपियों में माना जाता है। और यही वो लिपि है जिसका दूसरा नाम देव लिपि अर्थात देवताओं की लिपि इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव लिपि, देवताओं की लिपि। वो स्टेटमेंट देगा ब्राह्मी लिपि से संबंधित कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। या फिर पूछेगा देवनागरी की लिपि की जननी बताइए क्या है, तो देवनागरी की लिपि की जो जननी है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। तो लिपि कहते हैं लिखने के ढंग को, बोली कहते हैं बोलने के ढंग को। तो लिपि क्या है? लिपि ध्वनि संकेत है, चिन्ह। लिपि क्या है? लिपि ध्वनि संकेत या चिन्ह, चिन्ह को कहते हैं। लिखने का ढंग तो है ही, जो ये हम ए आ ई का प्रयोग कर रहे हैं सब देवनागरी की लिपि में, सब ये ध्वनि संकेत ही तो है। इसके बाद फिर यहां से जो पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा देवनागरिक लिपि, देवनागरिक लिपि। इसके जो स्टेटमेंट बनते हैं, ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। दूसरा, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तीसरा आपको यह ध्यान रखना है, हिंदी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, मराठी भाषा की लिपि है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषा की ये क्या है? लिपि है। आधुनिक लिपियों में, आधुनिक लिपियों में वैज्ञानिक लिपि, वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। आधुनिक लिपियों में वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। अर्थात विज्ञान की दृष्टि से भी ये लिपि जो हम फिलहाल प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सारी क्या है? वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतरी है, इसलिए इसको वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। क्लियर? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मॉक टेस्ट आपको केवल और केवल यूट्यूब चैनल से करने हैं। यूट्यूब की जो क्लास है अपने आप में वो आपके टेस्ट भी हैं, आपके मॉक टेस्ट भी है, ठीक है, क्योंकि वहां आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन साथ में मिल रहा है। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। और कोई भी मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी होता है जब उसका सॉल्यूशन आपके पास हो।
तो देवनागरिक लिपि की जो स्टेटमेंट है वो ये 4 स्टेटमेंट है। कई बार आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में नेपाली की बताइए लिपि कौन सी है, तो आप कहोगे देवनागरिक, मराठी की, संस्कृत की, हिंदी की लिपि, तो आप कहोगे देवनागरिक लिपि। इसके बाद में यहां लिपि आती है अरमाइकी लिपि। अरमाइकी लिपि, अरमाइकी लिपि की खासियत है ये अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप, प्राचीनतम रूप है अरमाइकी। दूसरा, अरबी, फारसी, उर्दू, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा का सबसे पुराना लिपिबद्ध रूप अरमाइकी में मिलता है। तीसरा, दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अरबी, फारसी, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा को विकसित करने में बड़ी भूमिका है, विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। किसने? अरमाइकी ने। अरब के देशों में प्रचलित लिपि, अरब के देशों में प्रचलित लिपि, अरब के देशों में प्रचलित लिपि क्या कहलाई आपकी? अरमाइकी लिपि कहलाई। फिलहाल तो हम अरबी का प्रयोग कर ही रहे हैं, जैसे देवनागरिक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन देवनागरिक से पहले ब्राह्मी थी, ऐसे ही अरबी से पहले अरमाइकी थी। दोस्तों, भाषा और लिपि के संदर्भ में ये कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। तो कोस पे क्या है? तो एक कोस 1600 मीटर, पर पानी का टेस्ट बदल जाता है। कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। वाणी मतलब यहाँ भाषा से है कि भाषा हो, लिपि हो या फिर बोली हो, ये समय के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित करते रहती है। जैसे अगर हम जो हिंदी प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, वो हिंदी सबसे पहले आपकी किस रूप में थी? संस्कृत में। संस्कृत से कन्वर्ट होके किस में बदल गई? कुछ समय के बाद पाली। पाली से कन्वर्ट हुई, किस में बदल गई? प्राकृत। प्राकृत से कन्वर्ट होके कुछ समय बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश से कन्वर्ट होके कुछ समय के बाद में किस में बदल गई? अवहट। अवहट से कन्वर्ट हुई तो किस में बदली? प्राचीन हिंदी में। और प्राचीन हिंदी किस में बदली? आधुनिक हिंदी में। और आधुनिक हिंदी कन्वर्ट किस में हो जाएगी कुछ समय के बाद? इंग्लिश में। तो इस प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा कि जब हम हिंदी का प्रयोग कर रहे थे तो सबसे पहले 1000 ईस्वी के आसपास ये अरबी फारसी मिश्रित हिंदी थी। अरबी फारसी मिश्रित हिंदी, जिसमें हम उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे हिंदी के शब्दों के साथ, उसको हमने प्राचीन हिंदी कहा। इसके बाद जो संस्कृत निष्ठ जो फिलहाल हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है। उस हिंदी को क्या कह रहे हैं हम? संस्कृत निष्ठ हिंदी। तो फिलहाल हम तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं हिंदी में। तो ये आधुनिक हिंदी का जो फिलहाल वर्तमान रूप है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी कहलाता है। और यहाँ प्यारे दोस्तों,
जो हम प्रयोग करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश, तो कुछ हिंदी होगी उसमें और कुछ क्या होगी, इंग्लिश होगी। तो हिंदी और इंग्लिश का जो मिश्रित रूप है वो आपका इंग्लिश कहलाएगा, और ये समय आएगा 2060 के बाद। 2060 तक हम इसी का प्रयोग कर रहे होंगे, संस्कृत अनिष्ट हिंदी का। तो सबसे पहले संस्कृत पाली में, पाली प्राकृत अपभ्रंश अवट प्राचीन हिंदी आधुनिक हिंदी, यानी कि जब आप बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो उस समय की जो भाषा होगी भारत में वो इंग्लिश होगी। हम संस्कृत के शब्दों के स्थान पर, तत्सम शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों का ज्यादा प्रयोग कर रहे होंगे हिंदी में, और इस हिंदी को कह रहे होंगे हम इंग्लिश। इसी वजह से ये भाषाएं भी, ये लिपियां भी परिवर्तित होती है। जैसे भाषा बोली परिवर्तित होती है, क्योंकि ये बोली ही विकसित होके उपभाषा, और उपभाषा विकसित होके भाषा का रूप ले लेती है। तो ऐसे ही अरबी लिपि का जो प्राचीनतम रूप था वो अरमाई की लिपि है, और देवनागरिक लिपि का जो प्राचीनतम रूप था वो ब्राह्मी लिपि था। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाषा, बोली और लिपि समय के साथ साथ अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है। तो एक तो दोस्तों आपने यहाँ पे पढ़ा ब्राह्मी लिपि के बारे में, दूसरा पढ़ा आपने देवनागरिक लिपि के बारे में, तीसरा पढ़ा आपने अरमाई की लिपि के बारे में, और इसके बाद में जब हम फोर्थ की बारी करते हैं तो वो है हमारी खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम कल वाली क्लास में। तो खरोष्टी लिपि गधे के होठ वाली लिपि कहलाती है। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।